ओके। हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज के सेशन में हम लोग नया लेसन स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी हमने रोटेशनल मोशन लेसन पढ़ा है ना। यहाँ पर डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन है पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट है रोटेशनल डायनामिक्स या फिर रोटेशनल मोशन। ठीक है। और शुरुआत में हमने सर्कुलर मोशन का रिवीजन भी किया है। आज के सेशन में वापस से सारी चीजें स्टार्टिंग से करेंगे। तो डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पहले पढ़ेंगे, देन रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ेंगे। ठीक है। इसके मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मूले भी पहले ही पढ़ा चुका हूँ, फिर भी हम लोग यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं क्योंकि इट्स अ लॉन्ग गैप बिटवीन आवर प्रीवियस रेगुलर क्लासरूम लेक्चर्स एंड दीज ऑनलाइन लेक्चर्स। ठीक है। तो चालू करते हैं बच्चों, रोटेशनल डायनामिक्स। ठीक है। और यहाँ पर अपना पहला जो टॉपिक है वो है रिवीजन ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है। तो सर्कुलर मोशन बच्चों क्या है? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट, लेट अस से दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, छोटा पार्टिकल है ऑफ मास m, and this particle is revolving along circumference of a circle of radius r. Fine. So there is a circle of radius r and this particle is revolving along its circumference. Then its motion is circular motion. ठीक है। तो ये हो गया सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन में भी एक और टाइप है, यूसीएम। यूसीएम का फुल फॉर्म होता है बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन 11th क्लास। ठीक है। तो दिस इज बेसिकली रिवीजन। तो सर्कुलर मोशन क्या है? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है। सर्कल का रेडियस आर है, पार्टिकल जो है वो उसका मास हमने एम वगैरह लेके रखा है सारी चीजें। नाउ इफ देयर इज वन मोर स्पेशल केस ऑफ दिस सर्कुलर मोशन व्हिच इज यूसीएम। यूसीएम का मतलब होता है बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें ये जो पार्टिकल मूव करता है, ओके, तो उसका मूव करने का जो स्पीड है दैट स्पीड इज कांस्टेंट। ठीक है। अब यहाँ पर ना बच्चों बहुत सारे स्पीड्स और टर्म्स आते हैं, तो एक बार फटाफट से वो सारे टर्म्स याद कर लेते हैं। सो लेट अस से पार्टिकल इज एट पॉइंट ए एट दिस इंस्टेंट। अभी इस वक्त पार्टिकल ए पॉइंट पर है एंड इट इज परफॉर्मिंग दिस सर्कुलर मोशन इन दिस एंटी क्लॉकवाइज सेंस। फाइन। सो दिस vector drawn from center of the circle to the particle is called as radius vector. ये हो गया एक एक टर्म्स डिफाइन। After some time this particle will move from point A to point B. So after some time this will be the position of particle, है ना। Let us say there is a small time delta t and in that small time delta t particle moves from A to B. So in this course it covers some small angle delta theta. This small angle delta theta is called as angular displacement. Fine. So this is angular displacement, this angle theta or delta theta. Fine. So when particle moves from A to B, it has some speed. If now suppose we want particle to move in circle, तो ऐसा कौन सा सिचुएशन है? लेट अस से आई हैव अ स्टोन। ठीक है। तो अगर वो स्टोन को सर्कल में मूव करना है तो आई हैव टू टाई टू अ थ्रेड और स्ट्रिंग, है ना। और फिर उसको हम घुमाएंगे तो इट विल मूव लाइक दिस। सो दैट थ्रेड प्रोवाइड्स दैट मोशन, सर्कुलर मोशन। अगर वो थ्रेड नहीं होगा बच्चों, इफ देयर इज नो थ्रेड, तो ये जो है ना ये पार्टिकल को होगा एक ऐसा सीधा वेलोसिटी, है ना। इफ वी कट दैट थ्रेड द पार्टिकल विल मूव लाइक दिस टेंजेंट डायरेक्शन में। सो दैट वेलोसिटी इज दिस टेंजेंशियल वेलोसिटी। और अगर आप देखोगे तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज करता है। इट कैन ऑल्सो चेंज इट्स मैग्नीट्यूड। फाइन। दोनों चीजें पॉसिबल है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर सकता है बच्चों यहाँ पर। तो ये जो वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी v इज कॉल्ड टेंजेंशियल लीनियर वेलोसिटी। टेंजेंशियल लीनियर वेलोसिटी। Okay. So we'll move forward. This velocity v is called as tangential linear velocity. If we consider the magnitude of this velocity vector v, then it is called tangential speed. Speed, or we can simply call this as speed. Okay. So here in UCM, speed is constant. I mean, this tangential speed is constant. Fine. Now,
as this particle moves from one point to another point, the direction of this velocity vector changes. So this velocity v bar is always changing in direction in all circular motions, whether it is UCM or whether it is not UCM. In all cases, this velocity vector will change its direction. Okay, so you have to remember this particular point. Now, as this particle moves from point A to point B, it creates or it subtends an angle delta theta or theta. We can call it theta also. We can call it delta theta depending on its magnitude. If it is very small, we will call it as delta theta. Fine. So this delta theta is called as angular velocity. Okay, we have already studied all these things. We are just revising the concepts, and the time is delta t. Now, if we consider the division of these two quantities, then we get one more quantity which is omega. Omega is called as delta theta upon delta t. If we take limit of this as delta t tends to 0, we call this as d theta by dt, and this term is called angular velocity. Likewise, in linear motion, we have linear velocity or simply velocity. In circular motion or in rotational motion, we have these terms. One is angular displacement. This should be angular displacement, and the other one is angular velocity. Fine. So rate of change of angular displacement is called angular velocity. This angle is angular displacement. Rate of change of angular displacement is angular velocity. Okay, so now we have revised this angular velocity, angular displacement. If this angular velocity is not constant, it is changing over the time, then we define one more quantity which is angular acceleration, which is defined as d omega by dt. So angular acceleration is rate of change of angular velocity. Angular velocity is rate of change of angular displacement. And angular displacement is the angle subtended by the radius vector at the center of the circle. So these are the definitions. You can go through this definition in your textbook. Fine. So these are the formula that we have to remember. Okay. So we will move forward in this topic. Now, if you look at some of these equations, in UCM, what will happen? This omega becomes constant. In UCM, the particle moves with constant speed. It means its angular velocity vector is also constant, and that's why this alpha vector becomes 0. If you take the derivative d omega by dt, derivative of a constant is 0, and that's why this alpha vector is 0 in UCM. Fine. So in uniform circular motion, there is no angular acceleration. There is one more acceleration in UCM or in any circular motion, which is a linear acceleration. This acceleration comes in play due to this velocity change. If you look at this velocity is at this direction right now, and it changes its direction. So there are two possibilities. This velocity will change its direction as well as magnitude, or it will simply change its direction but not magnitude. Okay, so whether anything of these two, direction and magnitude, changes, this velocity vector will change. Okay, since velocity is a vector quantity, this linear velocity vector will change, which gives rise to this acceleration a, which is dv bar by dt. Fine. So there is one more acceleration in this case, which is linear acceleration. It is due to the rate of change of this velocity vector. Fine. So it will again contain two components. One will be radial component, other will be tangential component. If the magnitude changes, then the tangential component will change. If the magnitude is constant, then there is no tangential, but still there is a radial component. So there is always acceleration present when the particle is in circular motion. So we say that the circular motion is an accelerated kind of motion. Fine. So these are the concepts that you should remember about circular motion. We will move to the next topic now. So we have revised all the basics of circular motion, and we have revised the basic formula for the mechanics of circular motion. We have seen is due to the change in this tangential velocity vector v bar. Since the velocity vector v bar is continuously changing its direction, number one,
and in some cases its magnitude may change. Okay, so whether magnitude changes or not, that depends on the type of motion. If it is UCM, then magnitude of B vector will remain same. But if it is not UCM, then this magnitude of V vector will also change. Fine. So again, it's a case-wise situation. So this acceleration will contain two components. One is radial component plus other one is tangential component. Fine. So this acceleration of this particle will have two components. One is radial and other is tangential. Fine. So let us simplify this case. In case of UCM, this tangential acceleration is zero since the magnitude of this velocity remains constant, and that's why this tangential component is not present. And in that case, we can write this acceleration equal to radial acceleration, and radial acceleration is given by r omega square. Magnitude of radial acceleration is equal to r omega square. Fine. Or we can write this in vector form also. Okay. So there is always acceleration present in circular motion, and whenever there is acceleration in physics, it means there should be this equation F equal to ma. This F equal to ma tells us about the force, which is mass times acceleration. So whenever there is acceleration of any object, there must be some force in or acting on that object. Okay, so from this, if we take this situation, we are considering UCM, which is simplest case. So this force vector F will be m times magnitude of this force vector F will be m times acceleration. What is magnitude of acceleration? It is r omega square. So we get this formula, magnitude of force equal to mr omega square. If we consider the direction of this force, so we will require the vector equation. So let me write the vector equation also. A vector equal to minus omega square r vector. This was the proof in 11th class. Okay, so its proof is in 11th class. So a vector, acceleration vector, or let us say radial acceleration vector, is minus omega square r bar. Omega is angular velocity, and its square becomes a scalar term minus of r bar. It means if r bar vector is in this direction, fine, then that AR, radial acceleration, will be towards center. Fine. So this AR is always towards, directed towards center. Fine. So you have to remember this point, that the radial acceleration will always be directed towards the center of the circle. So that's why this force, since the acceleration is directed towards center, the force is also directed towards center, and that's why the force is called CPF. CPF stands for centripetal force. Fine. So in circular motion, there is always a force present, and that force is centripetal force, which is necessary for circular motion. If there is no force, it means if there is no acceleration. If there is no acceleration, it means there is no change in direction of this velocity. If there is no change in direction of velocity, how can you say that the motion is circular? So in short, circular motion is possible only when there is one force present, and that force is centripetal force. So centripetal force is necessary force in circular motion. So note down this point, that centripetal force is necessary force in circular motion. Now let's consider the next situation. Let us take another approach in this motion. Since this particle is experiencing force and this particle is also experiencing acceleration, we are considering the easiest case, which is UCM. To understand this motion, I am telling you all about UCM only. Okay, in non-UCM, the situation becomes a little bit of complex situation. So to understand the concept, we can always consider this situation UCM. Fine. So now we know that there is always a force present in circular motion, and that force produces acceleration, and the particle is in accelerated motion all the time. As long as the particle is in circular motion, the particle is in accelerated motion. Fine. So if the particle is in accelerated motion, it means if we are sitting in that particle, let us consider that this particle is a box and we are sitting in this box. So consider yourself in this box, है ना? आप लोग इस बॉक्स के अंदर बैठे हो और ये बॉक्स जो है ये सर्कल में घूम रहा है.
लेट अस से बस कंसीडर कर लो, कार कंसीडर कर लो, एक सर्कुलर रोड है और वो गोल 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 घूम रहा है वहां पर, एंड यू आर इनसाइड दैट व्हीकल. सो यू आर in an object which is in accelerated motion. It means you are in accelerated frame of reference. याद कर लो, हमने frame of reference पढ़ा था 11th में. What is frame of reference? So frame of reference is the coordinate system in which the observer is present. Simple words में बताना है तो frame of reference क्या होता है? अभी मैं इस क्लासरूम में, बेसिकली मैं अपने घर में हूँ, तो अभी मैं इस रूम के अंदर हूँ, so this room is considered as, दिस रूम कैन बी कंसिडर्ड एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि मेरे लिए ये रूम में जो भी ऑब्जेक्ट्स है उनके रिलेटिव मैं किसी भी चीज की स्टडी कर सकता हूँ. जैसे कि ये मार्कर, इफ आई कंसिडर दिस मार्कर, वेदर इट इज मूविंग और नॉट मूविंग, दैट डिपेंड्स ऑन माय सराउंडिंग, एंड माय सराउंडिंग इज दिस रूम. सो दिस रूम इज माय फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अगर इस रूम में ये ऑब्जेक्ट मूव करता है रिलेटिव टू अदर ऑब्जेक्ट्स, इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, सो आई कैन से दैट दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग. अगर इस रूम में बाकी ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं होता है, सो आई कैन से दैट दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. सो रेस्ट और मोशन डिफाइन करने के लिए वी नीड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो ये वाली जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये एक्सेलरेटेड है, सो वी कॉल सच फ्रेम ऑफ रेफरेंस एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है, तो हम लोग जब सर्कुलर मोशन में होंगे, ऐसे कार के अंदर है जहां पर जो सर्कुलर मोशन में है, ऐसी कार में बैठे जो सर्कुलर मोशन में है, तो उस वक्त वी आर इन नॉन इनर्शियल फ्रेम. और जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में है बच्चों, वी विल एक्सपीरियंस अ स्यूडो फोर्स. याद करो, नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, देन द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस स्यूडो फोर्स. इसको थोड़ा सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ. ठीक है, अब एग्जांपल लेंगे हम लोग महाराष्ट्र की एसटी बस का. अभी फिलहाल तो बंद है, आप सभी ने ट्राई किया है एसटी बस में, सभी लोग बैठे हो. तो एसटी बस में बैठे आप, और जैसे ही कोई टर्न आता है तो हमारा ड्राइवर ये ऐसे करके टर्न लेता है फास्ट, और अगर लेफ्ट साइड में टर्न लेगा तो व्हाट वी विल फील पुश टुवर्ड्स राइट, है ना. तो इस तरह से हम लोगों को राइट साइड में पुश आता है. फिर अगर वो राइट साइड में टर्न लेगा तो वी विल फील पुश टुवर्ड्स लेफ्ट. तो कोई आपको धक्का मारता है क्या? नहीं. स्टिल वी फील और वी मूव टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर साइड, है ना. लेफ्ट साइड में टर्न होगा तो राइट साइड में हम मूव करते हैं, एंड दैट मोशन इज ड्यू टू अ सूडो फोर्स. सूडो मतलब जो रियल फोर्स नहीं है वो. तो उस मोशन को फिजिक्स में एक्सप्लेन करने के लिए एक फोर्स इंट्रोड्यूस किया गया, एंड दैट फोर्स इज सूडो फोर्स. ठीक है, तो इस सर्कुलर मोशन में व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स दिस साइड, द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस a pseudo force towards outside. इस केस में there is force which is pseudo force towards outside of the circle or away from the center, and this force in this circular motion is called as centrifugal force. ठीक है, तो अगेन मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहता है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ सूडो फोर्स. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? सूडो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब हम जो सर्कुलर मोशन में है, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम. अब ये फ्रेम का एक्सेलरेशन कितना है अभी हमने जस्ट निकाला था. एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम वाज रेडियल एक्सेलरेशन व्हिच वाज r ओमेगा स्क्वायर. मैग्नीट्यूड लेंगे तो, है ना, तो r ओमेगा स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पर m r ओमेगा स्क्वायर लिख देता हूँ. ठीक है, डायरेक्शन की बात करें तो पिछले वाले में हमारा फॉर्मूला क्या था? ar वाज माइनस r ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर r बार था, माइनस ओमेगा स्क्वायर r बार. तो उसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर ये उसका अपोजिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर r बार. ये हो गया वेक्टर फॉर्म में, है ना. तो बच्चों आज के सेशन में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, है ना, और कल के सेशन में हम लोग इसके आगे के कंसेप्ट पढ़ेंगे. तब तक के लिए आप लोग अपना टेक्स्ट बुक के शुरुआत के जो 2-3 पेजेस है वो पढ़ लीजिए, है ना, क्योंकि आज का सेशन अभी एंड होने वाला है कुछ मिनट्स में. तो देखो बच्चों, कहाँ पर है? पेज नंबर 3 तक आप लोगों को पढ़ लेना है अपने टेक्स्ट बुक से. ठीक है, तो आज का सेशन बच्चों एंड करते हैं. थैंक यू.